हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की यूनिट 5 डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सिर्फ डीएलएड के कंटेंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में इसमें जो है आपके वीएसडी, एसएसबी या किसी भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर अभी तक आपने यूनिट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखी है तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो सारी यूनिट देख सकते हैं। तो इस वाली यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे, स्लो लर्नर के बारे में पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंडर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे और रोल ऑफ टीचर, पेरेंट्स इनकी एजुकेशन में क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेशल स्कूल के बारे में। जो फर्स्ट स्पेशल स्कूल था वर्ल्ड में वो बना था पेरिस में 1784 में। उसके बाद जो है ये पहले इसमें जो है ब्लाइंड स्टूडेंट्स को टीच किया जाता था, पढ़ाया जाता था। देन जो है फर्स्ट स्कूल डेफ चिल्ड्रंस के लिए जो बना था वो यूके में बना था 1760 में। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आई, धीरे धीरे न्यू स्कूल्स आए, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए अलग अलग स्कूल आते गए। उसके बाद अब मेन हमारा होता है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया था जो कि डिफरेंटली एबल्ड का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अंदर कोई मेंटली, फिजिकली कोई वीकनेस है या फिर उनको डिफ़िकल्ट होती है कोई फिजिकल वर्क करने में, मेंटल या सोशल हर चीज़ के टास्क को परफॉर्म करने में जो भी डिफ़िकल्टी उनको फेस करनी पड़ती है। जो इसमें आपके जो है हैंडीकैप चिल्ड्रन आ जाएंगे, डेफ आ जाएंगे, लो विजन्स आ जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्कूल बनाया गया जिसमें वो चिल्ड्रन जाके एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक जो है इसमें एक फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, आपका 1 मार्क में आएगा कि SWD की फुल फॉर्म क्या होती है। SWD मीन्स स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। और ये जो भी स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट है ये कौन लेकर आया था? कमेटी ऑन स्पेशल एजुकेशन, CSE, कमेटी ऑन स्पेशल एजुकेशन ने ये जो कॉन्सेप्ट है स्कूल एजुकेशन का ये लेकर आए थे। उसके बाद जो है एक और एक्ट आया, आइडिया, जिस एक्ट का नाम है IDEA। इसका फुल फॉर्म हुआ सबसे पहले तो द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, मीन्स इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ऐसे इंडिविजुअल्स जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है फिजिकली या मेंटली, तो उनके लिए ये एक्ट आया। और इस एक्ट में बेसिकली स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन किए गए थे कि हाउ दे विल बी टॉट, कि उनको हम किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि जो है उनकी जो यूनिक नीड्स है, मतलब अगर किसी को दिख नहीं रहा है तो वो बिना मतलब दिख ना पाने के हिसाब से भी पढ़ पाए, मीन्स ना देख सकने के बावजूद वो स्टडी कर पाए। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन किया जाएगा ताकि सभी बच्चे, चाहे वो फिजिकली फिट है, नहीं है, डिसेबल है या नॉर्मल है, तो सब उसको उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। इसलिए ये एक एक्ट आया था डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए। उसके बाद आपका इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम आया जिसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे फोकस किया जाएगा ताकि उसकी एजुकेशन को बेटर किया जा सके। फिर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के बारे में आया। उसके बाद जो है हमने बात करी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं डिसेबिलिटी के बेसिस पे। आपकी हो गए इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब जिनको इमोशनली कोई प्रॉब्लम होती है, सोशल प्रॉब्लम जो दूसरों से इंटरेक्ट इजीली नहीं कर पाते हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल चैलेंज जिनको कोई माइंड से रिलेटेड जो थिंकिंग प्रॉब्लम्स होती है वो, लैंग्वेज डिसेबल हो सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लैंग्वेज अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, लोकोमोटर इंपेयरमेंट हो सकती है, किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि उसको वो टास्क परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आए। तो डिफरेंट बेसिस पे ये चिल्ड्रंस को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। सबसे पहले अब जो स्पेशल एजुकेशन है उसका मीनिंग यही बनता है, 1 लाइन में आप लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के बारे में तो 1 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन इसलिए डिजाइन किया गया है, ये एक वो कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को नीड है उनके नीड्स के अकॉर्डिंग
कुछ एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस को हमने जो है डिजाइन किया है इसके अंदर। उसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो यही हमारी यूनिट का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना। इंक्लूड किसको करना? सभी बच्चों को इंक्लूड करना एजुकेशन में। अब इसमें क्या सभी बच्चे, क्या हम सबको नहीं करते हैं? हाँ, सबको करते हैं। इंक्लूसिव में बेसिक मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चों को भी इंक्लूड करना नॉर्मल बेसिक एजुकेशन देने में जो कि डिसेबल है, डिफरेंटली एबल है, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो या कोई भी टाइप की डिसेबिलिटी हो। सभी बच्चों को एक समान एक साथ पढ़ाना, एजुकेशन देना। हमारे स्कूलों में यही कॉन्सेप्ट अब चलता है। अगर कोई बच्चा है जिसका लो विजन है या ब्लाइंड है या जो डेफ है, उनको भी नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाना, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना और नॉर्मल ही ट्रीट करना, ये सब आएगा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में। अब जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हम जो है अगर किसी एक जो डिसेबल बच्चा है उसको अगर हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं या उसको थोड़ा लो फील करवाते हैं तो इससे क्या होता है? उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो जब इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया तो इसमें क्या गया? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन। मीन्स हर एक बच्चा, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो अलग है, मीन्स कैसे भी साइड टाइप के बच्चे, सभी टाइप के बच्चों को एक ही क्लासरूम में एक साथ एजुकेशन दी जाएगी और सबको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। और अब देखो एक साथ देंगे तो मान लो जो डेफ बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कैसे मैनेज होगी? तो इस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया कि जो क्लासरूम स्ट्रेटजीज है वो इस तरह से डेवलप करनी पड़ेगी ताकि जो भी बच्चा है, चाहे वो डेफ हो चाहे वो नॉर्मल हो, हर एक बच्चे तक वो जो टीचर पहुंचाना चाहती है वो अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो बच्चों तक पहुंचा पाए इजीली। इसीलिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। अगर मान लो कोई क्लास में बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो उस टाइम पे हम सभी बच्चों को, नॉर्मल बच्चा तो देख के भी समझ लेगा और सुन के भी समझ लेगा, लेकिन जिसको दिखाई नहीं देता तो उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ी सी टेक्निक चेंज करके पूरी क्लास को ओरल वे में समझाएंगे और विजुअली काम नहीं कराएंगे, क्योंकि बच्चा तो देख नहीं पाएगा वो, और बाकी सभी तो देख पाएंगे बट बाकी सुन भी पाएंगे। तो हमें ऐसी चीज़ों का ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना है। यहाँ पे ऑडियो एड्स का ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि उस बच्चे को दिखाई नहीं देता। सिमिलरली हर एक क्लास में कोई भी अलग टाइप का बच्चा हो सकता है, तो हम मिक्स स्ट्रेटेजीज का यूज़ करते हैं, अलग अलग TLMs का यूज़ करते हैं ताकि सभी बच्चों को एजुकेशन मिल सके। उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको समझ आ गया? अब इसमें वन लाइन में इसका मीनिंग लिख लो जो इंग्लिश की बुक्स में गिवन है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू रीच आउट टू ऑल लर्नर्स। मतलब हर एक लर्नर्स तक पहुंच पाए, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाए, स्ट्रेंथन कर पाए ताकि वो हर एक बच्चे तक पहुंच सके। ठीक है, एजुकेशन का जो फायदा है, लाभ है, वो हर बच्चे को मिल पाए। उसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल्स है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन प्रिंसिपल ये है कि एक्सेस टू ऑल, मतलब सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, सभी बच्चे उसका लाभ ले सके, सभी बच्चे एजुकेशन एक्सेस कर पाए। फिर चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चा जो है बिना डरे और एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को सीख सके। उसके बाद जो है कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सीख नहीं पाएगा, तो इस काइंड के बैरियर को हमें हटाना पड़ेगा। देन जो है बच्चों के इंटरेस्ट को हमें बिल्कुल बचा के रखना होगा, मतलब बच्चा जो इंटरेस्ट दिखा रहा है हमें उसको जो है रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और बच्चों के इंटरेस्ट को अगर हम सेफगार्ड करते चलेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा हमारे लिए एज वेल एज उस बच्चे के लिए। उसके बाद जो है सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए। हमें बच्चों को सपोर्टिव नेचर के साथ एक अच्छे एनवायरनमेंट में एजुकेशन देनी है जिससे कि बच्चा जो है डेवलप कर पाए और वो चीज़ों को सीख पाए। उसके बाद आ जाते हैं 7 प्रिंसिपल्स इंक्लूसिव एजुकेशन के। उसमें यही प्रिंसिपल्स आएंगे। टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स मीन्स इसमें हम सभी बच्चों को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो डिसेबल है, चाहे इम्पेयर्ड है, चाहे हैंडीकैप है, कैसा भी बच्चा है एक ही क्लासरूम में एक साथ सबके साथ पढ़ेगा। उसके बाद आ जाएगा एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे तो हमें अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेगी ताकि हर एक बच्चा उससे सीख पाए। देन आ जाएगा प्रिवेंटिंग प्रीजुडिस, मतलब कि हमें बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। अगर एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा, वो स्लो लर्नर है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टेक्निक को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें समझाना पड़ेगा ताकि वो बच्चा पीछे ना छूट जाए। अगर हम उसी बच्चे को पीछे छोड़ के चलेंगे तो इससे क्या होगा, वो बच्चा पीछे रह जाएगा, सब आगे बढ़ जाएंगे, उसके अंदर जो हम कॉन्फिडेंस लाना चाह रहे थे वो तो नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए हमें कोई भी ब्यास नहीं करना है, कोई भी भेदभाव बच्चों के अंदर नहीं करना है, सबको इक्वली ट्रीट करते हुए पढ़ाना है। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, एक दूसरे को मतलब जो है सोशली कनेक्ट करवाना है, कोऑपरेशन की भावना लानी है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड बच्चों का डेवलप करना है, ये सब हमें करते हुए चलना और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हुए सबके साथ इंट्रैक्शन कोऑपरेशन रखते हुए हमें पढ़ाना है। ये एक प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद एप्रोप्रिएट मटेरियल का यूज करना है, वही टेक्निक्स हमें अकॉर्डिंग टू क्लास यूज करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू अस हम नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू क्लास ये सब होगा कि कैसे बच्चे हैं, किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप से हमें पढ़ाना है, वो सब डिपेंड होगा उस क्लासरूम सिचुएशन पे। उसके बाद आ जाएगा टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट कल्चर एंड रिलीजन, बच्चों को कल्चर और रिलीजन के बारे में भी एजुकेशन देंगे, ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल में है। नेक्स्ट जो है अडेप्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग लेसन्स एप्रोप्रिएटली, मतलब कि हमें जो भी हम लेसन पढ़ा रहे हैं, जो भी हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, वो एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऐसा कि दूसरों को समझ आए, बच्चों को समझ आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हम तो समझा रहे हैं बट बच्चों को वो समझ भी नहीं आ रहा है, या कुछ को आ रहा है कुछ को नहीं आ रहा। हमें सबको लेकर चलना है, इंक्लूड करते हुए, इंक्लूसिव मतलब सबको साथ में लेके हमने चलना है। देन आ जाती है इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स में भी वही आ जाता है कि हम जो है बच्चों को, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर उनका इन्वॉल्वमेंट लेंगे, पार्टिसिपेशन करवाएंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ये सभी चीज़ों को हमें करवाते रहना है ताकि हर एक बच्चा इन्वॉल्व हो। ऐसा ना हो कि एक जो स्लो लर्नर है वो पीछे रह जाए और बाकी सब आगे बढ़ जाए। तो हमें हर बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टास्क को बनाना है, टास्क को रखना है ताकि हर एक बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद बेनिफिट क्या होंगे, सबको जो है इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, हर एक बच्चा पढ़ पाएगा, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन की। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम बेसिकली अबव एवरेज स्टूडेंट्स मानते हैं, ये अबव एवरेज होते हैं। ये अपना जो है एक कंसिस्टेंटली जो है रिमार्केबल रिजल्ट शो करते हैं, आईक्यू इनका अच्छा होता है और साथ में इनको हम बैकबोन ऑफ नेशन बोलते हैं। मतलब ये जो है नॉर्मल स्टूडेंट से फिजिकली मेंटली कुछ आगे होते हैं, इनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड थोड़ा अलग होता है और जब हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को देखते हैं तो इनमें एक सम काइंड ऑफ टैलेंट होता है। ये अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट्स में भी अच्छा आपको करते हुए दिखाई देंगे, इन्हीं से इनकी पहचान होती चली जाती है। उसके बाद अगर हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं इनका आईक्यू अबव 140 होता है। टैलेंटेड चिल्ड्रन हम इनको बोल देते हैं, टैलेंट इनमें होता है, मतलब टैलेंट का मतलब यही हुआ कि कुछ यूनिक क्वालिटीज़ इनमें शो होती है जिससे इनको हम अलग से ही पहचान लेते हैं। ऑर्डिनरी नॉर्मल चाइल्ड से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इनके अंदर हमें दिखने को मिलती है, इससे पता चलता है ये गिफ्टेड बच्चा है। और इनकी जो लर्निंग स्पीड होती है वो थोड़ा तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। अब ये किस वजह से हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो बेसिकली हर चीज़ के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो हेरिडिटी या फिर एनवायरनमेंट। इसमें भी वही है कि कुछ चीज़ें बच्चे के अंदर अपनी हेरिडिटी से आ जाती है, अपने मम्मी पापा या अपने फैमिली से वो कुछ चीज़ें को लेता है, हेरिडिटरी होती है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने एनवायरनमेंट से डेवलप कर लेता है। तो गिफ्टेडनेस जो है वो जो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, तो कुछ कुछ चीज़ें हेरिडिटी, कुछ कुछ एनवायरनमेंट से मिलती है। उसके बाद आता है फिजिकल कंडीशंस। एक गिफ्टेड बच्चे की फिजिकल कंडीशंस कैसी होती है? देखो, नॉर्मल है, उसका गुड हेल्थ होगा, मेंटल फिजिकली वो फिट होगा। उसके बाद जो उसका नर्वस डिसऑर्डर है वो कम होंगे, मतलब वो जो है उसका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा होगा। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होगी कि ट्रस्टवर्दी होगा, ऑनेस्ट होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, ईजिली एडजस्ट कर पाएगा। तो अगर वो ईजिली एडजस्ट कर पा रहा है तो मतलब उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है जिससे वो चीज़ों को हैंडल कर लेता है। इमोशनल उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी, इमोशनली अपने आप को हैंडल कर पाता है, इमोशनली मैच्योर होगा, और जो उसको स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है वो भी उसकी हाई देखने को मिलेगी। और जो है स्पेशल एबिलिटीज़ होगी, और लेजर टाइम को जो है वो क्रिएटिव चीज़ों में या फिर ऐसी चीज़ों में लगाएगा जिससे वो जो है इंटरेस्ट उसका बनता रहे, मतलब कुछ एक्सप्लोर ही करता रहेगा, ऑब्जर्व ही करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा खाली टाइम में तो वेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ जो है
नॉवल चीज़ें करेगा, न्यू चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर पाएगा और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। उसके बाद गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके ग्रेड स्टेटस से, उसके पीयर रिलेशन से, उसका जो सोशली वो कनेक्ट कर पाता है चीज़ों से, उन सब से, एप्टीट्यूड टेस्ट से, उसका रिलेशन कैसा है पीयर, पेरेंट्स, टीचर्स के साथ, उन सब चीज़ों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है या फिर नहीं। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, साथ में देख लेंगे कि वो किस तरह से लर्निंग करता है, कि कितना उसका एप्टीट्यूड है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसकी अचीवमेंट्स है, सब चीज़ों से उसको पता कर सकता है। और उसकी क्रिएटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की वो नई चीज़ों को किस तरह से देखता है, कैसे अपने आप को डेवलप करता है। ठीक है, इसी में जनरल बिहेवियर में हम देख लेंगे कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ लेता है, समझ लेता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को कर लेता है। उसके बाद नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाता है। उसके बाद जो है एनर्जी उसके अंदर रहती है, वो न्यू पीपल्स के साथ इन्वॉल्व होता है, एडजस्ट ईजिली कर पाता है, और जो है उसके अंदर एक अंदर से मोटिवेशन होती है लर्न करने की, चीज़ों को सीखने की। देन जो है वो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन की पावर होता है, वो किसी भी चीज़ों को ऐसे ही विश्वास नहीं करता है, वो चीज़ों के रीजंस के पीछे जाता है, मतलब कॉज और इफेक्ट को, रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करता है। साथ ही में जो है वो चीज़ों में मजे लेके काम करता है, प्लेजर के साथ काम करता है, इंटरेस्ट लेके करता है, किसी भी चीज़ को बोरिंग पन से नहीं देखता है। उसके बाद जो है वो चीज़ों पे एक दूसरे से इफेक्ट करके, मतलब रिलेट करके चीज़ों को फाइंड आउट करता है। ऐसे ही किसी भी चीज़ों को नॉर्मली नहीं मान लेता है, बल्कि उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करता है, उसका रीज़न जानने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है उसके अंदर कुछ जनरल पोटेंशियलिटीज़ होती है, फ्लैक्सिबल थिंकर होते हैं, चीज़ों को ईजिली थिंक करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपने डिसीजंस को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में न्यू चीज़ों को एलैबोरेट करते हैं, अपने न्यू आइडियाज़ को, न्यू स्टेप्स को एलैबोरेट करते हैं, उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस नेचर के होते हैं, मीन्स हर चीज़ में जानने की कोशिश करते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, मतलब हर चीज़ की एक तह तक जाने, मतलब वही कि उस चीज़ को एलैबोरेट और एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा इनके अंदर चीज़ें रहती है। फिर उनको मतलब हम इनकी गाइडेंस कैसे कर सकते हैं? कुछ इनके एक्सेलरेशन मेथड होते हैं, कुछ एनरिचमेंट। अब एनरिचमेंट का मतलब कौन से मेथड्स? ऐसे मेथड जिसमें हम बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, या फिर हम बच्चे को जो है इंडिपेंडेंट स्टडीज़ पे ले जाते हैं, या फिर बच्चे के लिए स्पेशल क्लासेस लगवा सकते हैं। और एक्सेलरेशन में क्या हो सकता है? अगर कोई बच्चा गिफ्टेड है तो अगर वो नॉर्मल वर्क करेगा जो उसको पहले से ही आता है तो वो उस चीज़ में बोर होगा, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? बच्चे को जो है ज़्यादा अचीवमेंट दे दो। अचीवमेंट का मतलब उसको 1-2 क्लास आगे पहुंचा दो, उसके लेवल के अकॉर्डिंग डबल प्रमोशन दे दो, ग्रेड स्किप करवा दो। जैसे फर्स्ट में है बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आपको दिख रहा है कि बच्चा जो है गिफ्टेड है, तो उसको सेकंड छोड़ के सीधा थर्ड में ले जाओ, तो ये गैप करवा सकते हैं, ग्रेड स्किप करवा सकते हैं। और उसको कुछ जो है उसको जल्दी एडमिशन देना, मतलब कई बार बच्चों में देखना शुरू हो जाता है कि बच्चा बहुत चीज़ों को जल्दी सीखना शुरू कर जाता है, तो उसका एडमिशन स्कूल में जल्दी करवा सकते हैं, अर्ली स्टेज पे एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसे चीज़ों, वर्कशॉप्स हम उनके लिए लगवा सकते हैं, वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, इससे बच्चा चीज़ों को ज़्यादा सीखेगा और डेवलप कर पाएगा। और काफ़ी सारी स्कीम्स भी चली हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह सब इनके लिए स्टार्ट हुए हैं, नेशनल लोन स्कॉलरशिप्स वगैरह चली है पुअर फैमिलीज़ के लिए, प्रतिभा विकास विद्यालय चले हैं। तो काफ़ी सारे जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए स्कीम्स आई हुई है। उसके बाद कुछ मिथ्स है गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्रीम की तरह होते हैं जो कि हमेशा टॉप करते हैं क्लासरूम में। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, ये एक दिमाग में भ्रम है कि ऐसा हमेशा होगा। ज़रूरी नहीं है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन की हर चीज़ आपको तुरंत ही पता चल रही हो। पता चलता है कि हाँ बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा टॉप करेगा क्लास में, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये एक मिथ बनाया हुआ है। गिफ्टेड किड्स जो है बहुत स्मार्ट होते हैं कि वो हर चीज़ को बहुत ही स्पेशल काइंड से, स्पेशल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं, ऐसा भी एक मिथ है। उसके बाद गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स द सेम थिंग। गिफ्टेड और टैलेंटेड को एक ही चीज़ बोल दिया है, मतलब गिफ्टेड और टैलेंटेड एक चीज़ है, ये भी नहीं, एक मिथ है। मतलब हम कर सकते हैं कि टैलेंटेड को एज अ गिफ्ट हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर टैलेंट है, वो एक गिफ्टेड चिल्ड्रन है। बट टैलेंट हम एनवायरनमेंट से अपने आप को डेवलप करके, लर्न करके भी सीखते हैं। गिफ्टेड में बच्चे के अंदर ही वो इनेट भी हो सकती है और सीखी हुई भी हो सकती है, तो दोनों चीज़ हो सकती है। तो दोनों एक ही बोल देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है, ये मिथ है एक। उसके बाद जो है
दे नीड टू गो थ्रू स्कूल विद देयर ओन एज मेट्स, मतलब वो सिर्फ अपने एज मेट्स के साथ ही स्कूल, मतलब सारी चीज़ें जो भी बोल रहे हैं ये मिथ के उसमें चल रही हैं। उसके बाद आ जाता है गिफ्टेडनेस इज समथिंग टू बी जेलस अबाउट, गिफ्टेडनेस ऐसा कुछ है जिसके बारे में जेलस होना चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा टैलेंट है, यू कैन ऑल्सो डेवलप, आप अपने अंदर टैलेंट तो डेवलप कर सकते हैं, क्या पता आपके अंदर इनेट नहीं है, ठीक है, इनेट सब में नहीं है, बट उस चीज़ को डेवलप करना वो तो हमारे हाथों में है ना, प्रैक्टिस तो हमारे हाथों में है ना, तो वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। हम बात करते हैं लेफ्ट हैंडर्स की। लेफ्ट हैंडर्स मतलब ऐसे लोग जो अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं अपनी मोस्ट ऑफ द वर्क में। अब इसमें एक टर्म आपको मिलेगी, वन लाइनर में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ हैंडेडनेस। हैंडेडनेस का मतलब होता है जब आप प्रेफरेंस देते हो एक हाथ को दूसरे हाथ के बजाय, मतलब अब मैं जो है राइट हैंड से लिखती हूँ तो मैं राइट हैंडेड हो गई, मतलब मेरे अंदर हैंडेडनेस कौन सी है, राइट। तो जो हैंड दूसरे के बजाय ज़्यादा काम करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट हैंड, मतलब हम डोमिनेट करें ना दूसरे हैंड को। तो सिमिलरली इसमें अलग अलग टाइप्स के हैंडर्स होते हैं, हाथ से लिखने वाले होते हैं। पहले हमारे हो जाते हैं राइट हैंडेडनेस। राइट हैंडेडनेस मतलब मेरे अंदर राइट हैंडेडनेस है, मतलब राइट हैंड से मैं लिखती हूँ। लेफ्ट हैंडेडनेस जो लेफ्ट हैंड से ज़्यादातर अपने काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। एक होते हैं आपके क्रॉस डोमिनेंस एंड मिक्स्ड हैंडेडनेस। मिक्स्ड हैंडेडनेस का मतलब ये नहीं है कि दोनों से लिख लेते एक साथ ही, इसका मतलब यही हुआ कि आप जो है एक से करते करते दूसरे पे स्विच कर सकते हैं इजीली और दूसरे से भी वही टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। मिक्सली यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी राइट से लिख रही हूँ फिर थोड़ी बार मैं लेफ्ट से भी लिखने लगूँ तो मतलब दोनों हाथों का यूज कर सकती हूँ। इस तरह से फिर एक होते हैं एम्बीडेक्सटेरिटी। एम्बीडेक्सटेरिटी वो होते हैं जो किसी भी टास्क को दोनों हाथ से इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं। इससे खाना खा सकती हूँ तो इससे भी खा सकते हैं, इससे लिख सकती हूँ तो इससे भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों हाथ का प्रॉपर यूज कर पाते हैं, इक्वल यूज कर पाते हैं। एक होते हैं एम्बिसनिस्टर कौन होते हैं, जो कि जो है अपना एक भी हाथ ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं, मतलब किसी भी हाथ में ज़्यादा परफेक्शन नहीं होती है। बोथ में वीकनेसेस ऑकवर्डनेस रहती है दोनों ही हाथों में, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ लेफ्ट हैंडर्स के नेम आ जाएंगे जो काफ़ी सारे फेमस लेफ्ट हैंडर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देन रतन टाटा जी, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चार्ली चैपलिन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, बराक ओबामा, ये सभी जो है फेमस लेफ्ट हैंडर्स है जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंडर्स के लिए एक बात बोली जाती है कि काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देते हैं, इनका आईक्यू अच्छा होता है। हाँ, कुछ इनके अंदर कुछ चीज़ें बताई जाती है, कुछ इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ एडवांटेजेस है लेफ्ट हैंडर्स को। तो बीइंग लेफ्ट हैंडेड इज एडवांटेज इन मैनी स्पोर्ट्स, इनको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में बहुत फ़ायदा देखने को मिलता है। अब देखो मान लो एक बच्चा है या एक कोई भी पर्सन है वो एक ही हैंड से ज़्यादातर काम कर पाता है और एक है जो दोनों हैंड का अपना यूज़ कर पाता है, अपने लेफ्ट हैंड को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाता है, तो वो ज़्यादा बेटर निकल जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। इसलिए बोला जाता है कि लेफ्ट हैंडर्स जो है स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, स्पोर्ट्स में उन्हें फ़ायदा देखने को मिलता है। देन लेफ्टीज हैव अ चांस ऑफ बीइंग अ जीनियस फॉर हैविंग अ हाई आईक्यू, ऐसा हो सकता है, नॉट कंफर्म कि एक मतलब एक ये जुड़ा हुआ नहीं है चीज़, बट ऐसा होता है कि जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनको देखा जाता है कि इनका आईक्यू हाई होता है। सबके लिए बात नहीं हो रही है और ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही है, बट ऐसा देखने को मिलता है कि ये जेन्युइन। देखो अभी हमने इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स की बात करी है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ भी है, तो सिमिलरली इनके लिए ये चीज़ भी बोली जाती है। लेफ्टीज़ जो है, जो लेफ्टीज़ होते हैं लेफ्ट हैंड से काम कर सकते हैं, तो वो जो है मल्टीटास्किंग में अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी सारे टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मान लो जैसे कि मैं लेफ्टी हूँ, तो अगर मैं लेफ्ट से लिख भी पा रही हूँ, राइट से देख भी पा रही हूँ, अपने हैंड को यूज़ भी कर पा रही हूँ, दोनों हैंड का अच्छे से यूज़ हो पा रहा है, तो इससे क्या होता है, इनको बोला जाता है मल्टीटास्किंग अच्छे से कर पाते हैं। कुछ लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल्स की बेटर मेमोरी होती है, सबकी नहीं बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो इसको मिथ मत बनाना। तो इसमें ये एडवांटेजेस में आ जाता है कि जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनकी मेमोरी भी काफ़ी अच्छी होती है कुछ लेफ्ट हैंडर्स की। उसके बाद वीडियो गेम खेलने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि वीडियो गेम जब आप खेलोगे तो आपका हैंड का प्रॉपर यूज़ होता है, तो स्पोर्ट्स बोल लो, वीडियो गेम्स बोल लो, इसमें अच्छे होते हैं लेफ्ट हैंडर्स। और साथ में जो है ये अपने काम को जल्दी कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट हैंडर्स। तो ये सब जो है ये लेफ्ट हैंडर्स की
कुछ एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लो लर्नर्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है स्लो लर्नर जो चीज़ों को स्लो अडेप्ट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन, मतलब जिनकी लर्निंग जो स्पीड है वो कम होती है अदर पर्सन से। ठीक है, स्लो लर्नर इंग्लिश में इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्लो लर्नर इज अ चाइल्ड ऑफ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। एवरेज इंटेलिजेंस से उसकी एवरेज जो इंटेलिजेंस है वो कम होती है, बिलो होती है। थिंकिंग स्किल्स जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल चाइल्ड से कम होती है और धीरे धीरे डेवलप होती है। मतलब नॉर्मल चाइल्ड जितनी स्पीड से काम को कर पाता है ये उस काम को थोड़े कम स्पीड से कर पाती है, तो इन्हें स्लो लर्नर्स की कैटेगरी में डाला जाता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनके फीचर्स कैसे आप पता करेंगे कि स्लो लर्नर्स है, तो मतलब इनकी इमेच्योर लैंग्वेज पैटर्न होता है, इजीली जो है लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज का पैटर्न प्रॉपर नहीं होता है। उसके बाद जो सोशल बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता है, साथ में एग्रेसिव नेचर होता है, फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और चीज़ जो है चाइल्ड को न्यू इन्फॉर्मेशन को ओल्ड इन्फॉर्मेशन से रिलेट करने में प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्टीज आती है। मतलब एक होता है नॉर्मल चाइल्ड अगर प्रीवियस ईयर को यूज़ करके न्यू नॉलेज सिखाई जाए तो वो जल्दी से रिलेट कर लेता है। इनको स्लो लर्नर्स को उसको रिलेट करने में प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, इस वजह से वो धीरे धीरे चीज़ें को स्लोली लर्न कर पाते हैं। उसके बाद जो है काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म करने में भी इनके अंदर जो है स्लोनेस दिखती है, प्रोफिशिएंसी नहीं होती है, प्रॉपरली टास्क को ईजिली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो है कुछ चैलेंजेस जो स्लो लर्नर्स को देखने को मिलते हैं कि वो और बच्चों से पीछे रह जाते हैं, कॉन्फिडेंस इनका कम हो जाता है, ऐसी चीज़ें इनके साथ होती रहती है। क्योंकि अगर वो बच्चा धीरे धीरे चल रहा है पर हमें ऐसे एज अ टीचर हमें ये नहीं करना चाहिए कि उस बच्चे को पीछे ही छोड़ दे। वी शुड इंक्लूड दैम, वी शुड इन्वॉल्व दैम, पार्टिसिपेट, गिव अपॉर्चुनिटीज टू दैम सो दैट दे विल बी एबल टू ईजिली कोऑपरेट विद अदर्स एंड डेवलप देयर स्किल्स। उसके बाद आ जाता है अब क्लासरूम में क्या रिकमेंडेशंस दी जाती है कि एज अ स्लो लर्नर आप क्या रिकमेंडेशन दोगे कि एक बच्चे के साथ, स्लो लर्नर के साथ आपको कैसे रहना चाहिए, क्लासरूम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें रिपीटेशंस होनी चाहिए, मतलब टीचर जो है कंटेंट को ओवर एंड ओवर रिपीट करे ताकि वो बच्चा जो स्लो लर्नर है वो इस चीज़ को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज़ बच्चे को समझा दी, अब जब आपने वो समझाई तो जो एक नॉर्मल चाइल्ड होगा वो तो सीख जाएगा, बट जो एक स्लो लर्नर होगा उसको टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा ताकि वो बच्चा उस चीज़ को सीख पाए। तो हम उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, रिपीट एंड रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है अलग अलग इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं होगा कि आपने सब बच्चों को एक जैसा दे दिया, एक बच्चा स्लो है तो उसके लिए हमें अपने इंस्ट्रक्शंस को चेंज भी करना पड़ेगा, उसकी एबिलिटी के हिसाब से हमें काम को कम भी करना पड़ेगा ताकि वो बच्चा जो है उस चीज़ को सीख पाए, फिर हम उसको आगे लेकर जाएंगे। मतलब हमें पहुंचाना तो वही है एट द एंड, क्योंकि सेम क्लास का बच्चा है, बट स्टिल हमें उसको भी टास्क कम देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस कम देने पड़ेंगे, उस हिसाब से देने पड़ेंगे जिस हिसाब से वो बच्चा कर पाए। इस चीज़ों से वो सीख जाता है। तो क्लासरूम के एनवायरनमेंट में हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हो गया हमें स्टडी स्किल्स देनी है, प्रॉपर जो है उसकी बेसिक स्किल्स को डेवलप करना है, और पीयर ट्यूटरिंग भी करवा सकते हैं, दूसरा बच्चा उसको हेल्प कर दे, एक दूसरे से डिस्कस करते हुए उसका एटीट्यूड कोऑपरेशन के साथ जो है बच्चे को सिखाया जा सके। देन आ जाती है कुछ टिप्स जो कि पेरेंट्स के लिए है, जो कि स्लो लर्नर्स हैं उनके पेरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो उनके लिए वो अपने बच्चों के लिए एक शेड्यूल बनाए, उनके साथ बैठे, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाए, उनको जो है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए एक मतलब टारगेट सेट करे, एक शेड्यूल बना के बोले कि बेटा आपको ये काम करना है, ये कंप्लीट करना है, एक शेड्यूल टास्क बनाए, उसको कंप्लीट भी उसी शेड्यूल के अंदर अंदर करना है। तो इस तरह से अगर क्रिएट करेंगे पेरेंट्स ही तो बच्चा जो है चीज़ों को कंप्लीट करना सीखेगा और उसकी जो लर्निंग है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। उसके बाद हमें बच्चों के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो उस चीज़ के इंटरेस्ट से रिलेटेड उसकी लर्निंग को कर देंगे। अब वो उस चीज़ को इंटरेस्ट लेके कर रहा है तो जल्दी कर पाएगा, तो उससे वो लर्निंग भी उसकी जल्दी होती जाएगी। मतलब स्लो लर्नर से वो जो है इजीली अपनी लर्निंग को डेवलप कर पाएगा। उसके बाद टीचर्स के लिए कुछ टिप्स है क्लासरूम। पहला तो टीचर को अपना क्लासरूम एनवायरनमेंट इतना सही बनाना पड़ेगा जिससे कि बच्चा इजीली बिना किसी हिचक डर के वो जो क्लास में पार्टिसिपेट कर पाए। उसके बाद एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चा कर ही ना पाए, तो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना चाहिए। टास्क बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग उन्हें टीचिंग को बनाना पड़ेगा ताकि जो स्लो लर्नर है
वो भी चीज़ों को अच्छे से सीख सके, डेवलप कर सके, ठीक है ना। तो और जो है हमें नॉर्मल चिल्ड्रन से ज़्यादा स्लो लर्नर को एनकरेज भी करना पड़ेगा, ताकि वो बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए और चीज़ों को सीखने की कोशिश करे। वो ये ना सोचे कि मैं नॉर्मल बच्चे से पीछे चल रहा हूँ, यार उसका तो जल्दी हो गया, मेरा रह गया। तो बच्चे के अंदर ये फीलिंग नहीं लानी है, बच्चे को उसके लेवल पे लाने के लिए उसको मोटिवेट, एनकरेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एज अ टीचर हमें ये करनी पड़ेगी, ताकि जो स्लो लर्नर्स है वो अपने आप को डेवलप कर पाए। देन हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर। देखो, फर्स्ट मतलब पहला, जनरेशन मतलब अपनी पीढ़ी में पहला लर्न करने वाला, पढ़ने वाला। मतलब ऐसा होता है कुछ फैमिलीज़ में, पूरी फैमिली में पहली बार जो स्कूल जा रहा होता है बच्चा, पहली बार लर्निंग के लिए जा रहा होता है, उसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर। ऐसा होता है कि दादा, उसके बाद उसके पापा और जो भी उनकी फैमिली में जो भी अभी तक रहा है, कोई भी आज तक पढ़ा नहीं है, वो पहला बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, तो उन्हें बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर। अब ऐसे लर्नर्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, जो बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, उनके घर में ही इस चीज़ का कोई माहौल ही नहीं है, उस घर में कुछ पता ही नहीं है, तो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले उसके लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है, पहली बार ऐसा एनवायरनमेंट देख रहा है, ना ही उसको नॉलेज है, ना ही उसकी फैमिली को ऐसी नॉलेज है। तो उसको डेवलप करने के लिए उसका एक एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। और जो फर्स्ट लर्नर्स होते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिससे कि वो जो है पीछे रह जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, तो इसीलिए हमें फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को भी बहुत ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डेवलप करना है। अब फर्स्ट जनरेशन लर्नर वो होते हैं जो पहली बार अपनी फैमिली में स्कूल को मतलब पहली बार स्कूल में जा रहे हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक जो प्रॉब्लम एक फर्स्ट लर्नर फेस करता है फर्स्ट टाइम स्कूल जाने में, पहला एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, साथ में जो है वो टीचर्स पे डिपेंड होते हैं टोटली, क्योंकि उनका खुद में कोई कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो इजीली इंटरेक्ट कर पाए, कम्युनिकेशन वही कम हो गया। और उसके बाद उनकी फैमिली में कोई पहले से पढ़ा ही नहीं होता, तो उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उनके पास जो है प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। और जो है वो जो है स्कूल से एब्सेंट भी होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही है। तो उनके पेरेंट्स की गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, बच्चों को गाइड करने की बहुत ज़रूरत होती है, और साथ में उनमें मोटिवेशन कम होता है, ठीक है ना। और वो इजीली जो है जब वो एडजस्ट कर रहे होते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो पहली बार स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, तो इजीली जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है उनमें देखने को मिलती है। अब फर्स्ट जनरेशन लर्नर को क्या हेल्प हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, साथ में उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी हमें वो गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों के टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड जो होना चाहिए वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम सिंपैथिकल एटीट्यूड होना चाहिए। हम उनसे एकदम प्यार से मिलजुल के बात करें, मिलजुल के रहें, इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। हमें प्रॉपर लव और अफेक्शन उस बच्चे को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा आया पहले दिन ही डांट दिया, पहली बार तो वो आया उसको और डर बैठ जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है। बच्चे के साथ इतना लविंग बिहेवियर करना है ताकि बच्चा जो है उस माहौल में ढल सके, जब भी तो वो लर्न कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो आया है तो कुछ सीख ही नहीं सकता, सीखने के लिए आया, सीख भी सकता है, वो एबिलिटीज होती है बच्चे के अंदर, बट उस माहौल को पहले ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे वो बच्चा सीख पाए। देन जो है इंटरेस्टिंग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे टीचिंग के, जिससे बच्चा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, अट्रैक्ट हो और चीज़ों को सीखने की कोशिश करे, खुद उसके अंदर उस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, और मोटिवेशन देनी पड़ेगी जिससे बच्चा सीख पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर अचीवर्स की। अंडर अचीवर्स का मतलब होता है, इनको हम जो है बैकवर्ड चिल्ड्रन के नाम से भी बोल सकते हैं। इस वाले कैटेगरी को अंडर अचीवर्स मीन्स ऐसे कैटेगराइज एज बैकवर्ड चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन जो है अपनी पोटेंशियलिटीज़ से, जो उनकी एक्चुअली में पोटेंशियलिटीज़ है उससे कम जो परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हें बोलते हैं अंडर अचीवर। अंडर अचीवर मतलब जितना वो अचीव कर सकते हैं उससे कम कर रहे हैं, अंडर मतलब उसके नीचे रह जा रहे हैं, तो दैट इज अंडर अचीवर। अंडर अचीवर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो इनका जो आईक्यू होता है वो 90 से 109 तक होता है। मतलब एक नॉर्मल आईक्यू की बात करेंगे हम आगे, आईक्यू चार्ट पढ़ेंगे किसका कितना आईक्यू होता है। तो ये जो अंडर अचीवर होते हैं बिलो एवरेज चले जाते हैं, जो 90 से 110 के बीच में जिनका आईक्यू रहता है उसमें हमारे अंडर अचीवर्स आ जाते हैं, एवरेज बच्चे बोले जा सकते हैं। इनकी जो है सेल्फ इमेज लो होती है, और जो है ये लक को ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, जैसे कि
ये तो किस्मत ही ख़राब है, ये तो भाई किस्मत में था, तो ये लक को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली जो है इनमें जो सेल्फ रियलिस्टिक गोल है उसको अचीव करने की या चीज़ों को करने की वो उसमें थोड़ी सी कमी होती है। तो ये सब चीज़ें एक अंडर अचीवर में देखी जाती है। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं अंडर अचीवर को। पहला तो इनमें इंटरेस्ट जो है स्टडी में वो कम होता है, मोटिवेशन इनके अंदर कम होता है, साथ में इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इनके अंदर होती है और माइंड में टेंशन रहती है, स्टडी हैबिट्स भी अच्छी नहीं होती है, पुअर स्टडी हैबिट्स होती है। और एक रीज़न आ जाता है एडोलसेंस एज का, इस वजह से भी वो अंडर अचीवर की कैटेगरी में बच्चा आ जाता है। देन कुछ एनवायरमेंटल कोजेज है जो एनवायरमेंट से होते हैं। एक तो स्कूल का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, होम का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, सोशल ग्रुप अच्छे नहीं है, पीयर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर पूरी टीचर्स जो है टीचर के थ्रू जो है बच्चे को अप्रिसिएशन सही से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें एक पॉइंट देखने को मिल जाता है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है, तो हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए जिससे उसके अंदर एक मोटिवेशन का लेवल आए, वो बोले कि हाँ भाई टीचर मुझे देख रहा है, बोल रहा है कि मैं सीख रहा हूँ। तो ये अप्रिसिएशन का इसमें कमी हो जाती है, इस वजह से नहीं हो पाता। और ऊपर से एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, इसलिए ये अंडर अचीवर रह जाते हैं। अपनी जितनी कैपेबिलिटीज़ है, पोटेंशियलिटीज़ है, उससे थोड़ा नीचे तक ही अचीव करते हैं और उतने तक नहीं पहुँच पाते इन सब रीजंस की वजह से। उसके बाद हम अंडर अचीवर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बच्चा अंडर अचीवर है, इतना कर सकता है और इतना कर रहा है। तो इसमें जो है हम IQ टेस्ट बच्चे को ले सकते हैं, उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट से देख सकते हैं, उसके बाद उसकी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को मेजर करके देख सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो जितने भी उसके टेस्ट वगैरह अचीवमेंट्स वगैरह को मेजर करके हम पता कर सकते हैं कि अंडर अचीवर है, मतलब इतना कर सकता है बट वो कर नहीं पा रहा है कुछ रीजंस की वजह से। उसके बाद अंडर अचीवर्स को हम क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला तो एनवायरनमेंट जो है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को फेवरेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे बच्चा जो है वो अपनी पोटेंशियलिटीज़ को देख सके और वहाँ तक पहुँच सके। उसके बाद जो है पीयर ग्रुप वगैरह का जो बैड इफ़ेक्ट्स है उससे बच्चे को बचाना पड़ेगा, उससे अलग करना पड़ेगा जिसपे वो जो बैड इफ़ेक्ट उसके ऊपर आ रहा है वो बैड इफ़ेक्ट ना आए और बच्चा जो है अपने जो इसकी कैपेबिलिटीज़ है उस तक पहुंच पाए। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस हम डेवलप बच्चे के लिए रख सकते हैं। और बच्चे को जो है बच्चे के पेरेंट्स को उनको बताना पड़ेगा कि बच्चे को क्या क्या काम दिया जा रहा है, क्या टास्क दिया जा रहा है, ताकि बच्चा वो करे। बच्चे को जो टास्क दिया जा रहा है वो चेक किया जाए, असाइन जो टास्क दिया गया है। और एक एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होना चाहिए बच्चे का। एटमॉस्फेयर का मतलब है उसका आसपास के लोग, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि बच्चा जो है उस एनवायरनमेंट से भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखे। अगर एनवायरनमेंट ख़राब होगा, वो गलत चीज़ों में ही बैठता उठता है, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम होगी और वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। देन जो है इंडिविजुअल अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है, बच्चे पे अटेंशन दी जाए, उसके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो, ये सब करके हम बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं। और जो अंडर अचीवर है वो अपने जो नॉर्मल अचीवमेंट जो कर सकता है वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा अंडर अचीवर का कॉन्सेप्ट। अब हम जो है बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहले बात करेंगे IQ क्लासिफिकेशन टेबल, मतलब इसमें जो है बच्चे के IQ के हिसाब से बच्चे को क्या किस कैटेगरी में रखा जाता है, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आता है नॉर्मल चाइल्ड। जो नॉर्मल चाइल्ड होता है, एवरेज चाइल्ड होता है, उसका IQ होता है 90 से लेके 109। अभी हमने जो अंडर अचीवर में पढ़ा, तो जो अंडर अचीवर होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका IQ तो इतनी रेंज में होता है लेकिन वो इस रेंज के हिसाब से कम परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए उसको अंडर अचीवर बोला गया। मतलब अचीव ज़्यादा कर सकता है, इस लेवल पे है पर करता कम है, ठीक है, अपने IQ के हिसाब से कम अचीव कर रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे जो है, अगर हम ऊपर बढ़े, ऊपर की साइड हम जाए तो अबव एवरेज सबसे पहले 110 से लेके 119 तक आपके आए हैं ब्राइट नॉर्मल बच्चे। देन जो है 120 से 129 सुपीरियर। उसके बाद उससे ऊपर जाते हैं 130 से 139 जिसका IQ होता है वो होते हैं वेरी सुपीरियर। उसके बाद 140 प्लस आते हैं हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो हमने अच्छे से अभी पढ़ाई है। उसके बाद आ जाते हैं हम 90 नॉर्मल से। जब हम नीचे की रेंज पे चलते हैं तो बच्चा आता है 80 से लेके 89, मतलब 80 से 90 के बीच में जो रेंज आती है वो बिलो एवरेज आती है। 70 से 80 के बीच में आ जाती है आपकी मेंटली डेफिशिएंट, मतलब मेंटली जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। उसके बाद 50 से 70 की रेंज में आते हैं बच्चे माइल्ड MR, मेंटली रिटार्डेड, माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। ये जो है इनको एजुकेशन दी जा सकती है बट एक लेवल तक, ज़्यादा एजुकेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है, कुछ लेवल तक होता है। फिर आते हैं
35 से लेके 50 तक की रेंज में इसमें आते हैं मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड। इनको ट्रेन कर सकते हैं, मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ें बता दी बेटा ऐसे करना है, उठना बैठना ब्रश करना ये सब, तो इनको एजुकेशन नहीं दे सकते, ट्रेन कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए छोटी छोटी। फिर आ जाते हैं 20 से 35 सीवियरली मेंटली रिटार्डेड। ये बेसिकली एबनॉर्मल केस आ जाता है, सोशली एबनॉर्मल हो जाते हैं ये। और फिर बिलो 20 जो है बिल्कुल ही प्रोफाउंडली मेंटली रिटार्डेड हम इन्हें बोल देते हैं। इनको कस्टोडियल केयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस कैटेगरी में हमने जो है पूरी क्लासिफिकेशन की है। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी में। कुछ 3 टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड थर्ड वन इज योर हैंडीकैप। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मीनिंग समझो। इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप तीनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है, होता क्या है, तीनों सेम है अलग है। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है, ऐसे समझो, आई एम पेयर, मतलब मेरा एक पेयर में प्रॉब्लम है, मतलब मेरे किसी बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, मतलब बॉडी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो हम इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। कैसे? मान लो मेरी एक आँख पे चोट लगी हुई है, मेरी आँख पे प्रॉब्लम हो गई, मेरी ऑर्गन में क्या हो गया, एक इफेक्ट आ गया, उस पर चोट लग गई, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो गया, वो कट गई फट गई, जो भी प्रॉब्लम उसमें हुई है दैट इज स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर खराब हो गया मेरी आइज का, तो दैट इज मेरी इम्पेयरमेंट। आँख की चोट क्या हो गई? इम्पेयरमेंट। लेकिन अब आँख की चोट की वजह से मुझे दिख नहीं रहा है, ना दिखना मतलब इम्पेयरमेंट की वजह से मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस प्रॉब्लम्स को बोलेंगे डिसेबिलिटी। मतलब अब मैं उससे देख नहीं पा रही, मेरी आंख का फंक्शन क्या है, मेरी आंख काम क्या करती है, मेरी आंख का काम है देखना, अब वो देख ही नहीं पा रही, तो जो डिसेबिलिटी है वो फंक्शनल होती है। मतलब इम्पेयरमेंट की वजह से, उस चोट की वजह से, उस स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की वजह से मैं एक टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रही, उस फंक्शन को नहीं कर पा रही, दैट इज डिसेबिलिटी। उसके बाद आता है हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है हैंडीकैप में। मतलब मैं देख नहीं ही पा रही, तो मैं सोशली जो है कनेक्ट नहीं कर पा रही, सोशली कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं सोशल हेल्प, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज हमारा हैंडीकैप। अब हैंडीकैप में क्या होता है? हैंडीकैप में आपको अगर आँख की प्रॉब्लम है तो आप आँख वाले टास्क की वजह से चीज़ें नहीं कर पा रहे, पर अदर प्रॉब्लम्स जो भी है वो आप सब परफॉर्म कर पाओगे जैसा आप करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पैर में प्रॉब्लम है, आप पैर की वजह से चल नहीं पा रही, तो बाकी आपकी आई हैंड सब प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रही है, काम कर रही है, तो हैंडीकैप में ये चीज़ इंक्लूड होती है। उसके बाद आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो किसी बच्चे का IQ कम है, ये हो गया उसका इम्पेयरमेंट, मतलब उसकी जो दिमाग की जो पावर है, जो लो है वो कम है, मतलब IQ जो है वो कम है, ये हो गया इम्पेयरमेंट। स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है ना, IQ कम होना। उसके बाद जब उसके IQ कम है तो इसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा, मतलब अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो जो इम्पेयरमेंट लो होने की वजह से IQ, वो अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब काम नहीं कर पा रहा, इस वजह से उसे दूसरों से हेल्प लेनी पड़ रही है। तो हैंडीकैप मतलब वो सोशली जो है डिपेंड ऑन अदर्स फॉर वर्क। अब वो सोशल डिपेंड हो गया, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गया काम के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, विजन। विजन मतलब भाई आंख में, अगर मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम है, या हम हियरिंग का ले लेते हैं, मुझको सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कान में कोई प्रॉब्लम है, दैट इज मेरी कान का इम्पेयरमेंट हो गया, हियरिंग इम्पेयर हो गई मैं, मतलब मेरे कान खराब है। उसका कान का खराब होने की वजह से मुझे सुन नहीं पा रहा, तो ना सुन पाना क्या हो जाएगा मेरे को? डिसेबिलिटी ऑफ लिसनिंग, मतलब हियरिंग डिसेबिलिटी हो गई। उसके बाद हैंडीकैप मतलब मैं कान की प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है, अब सोशल टूल्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, मुझे हियरिंग एड्स लेना पड़ रहा है, मुझे और अदर्स जो सुनने में हेल्प करेगी उन चीज़ों का यूज़ करना पड़ रहा है, तो दैट इज माई हैंडीकैप। मतलब जब मुझे दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ जाए किसी टास्क को परफॉर्म करने में, दैट इज हैंडीकैप। सोशल से जब कनेक्ट हो जाए, हमारे साइकोलॉजी से जब कनेक्ट हो जाए, तो ये हो जाता है हमारा हैंडीकैप। तो ये हो गया कंप्लीट पूरा तीनों का। और इन्हें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी में ये प्रॉब्लम्स की वजह से ये होगी, तो ये फिर ये, तो एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई ये आगे बढ़ती है, और इससे हमें प्रॉब्लम होती है टास्क को परफॉर्म करने में। अब डिसेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या एक चाइल्ड को फेस करनी पड़ती है, क्या क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। एक तो अगर बच्चा कोई डिसेबल है, उसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी बॉडी पार्ट के बाद वो डिसेबल है उस काम को करने में, तो एक तो उसका जो पहला होगा सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, मतलब सोशल डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा कि वो सोशली ईजिली कनेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। मतलब अगर कोई पूछ ले कि इम्पैक्ट क्या क्या होंगे इम्पेयरमेंट के, डिसेबिलिटी के या हैंडीकैपनेस के, तो आप बताओगे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है,
इमोशनल डेवलपमेंट में इम्पैक्ट पड़ सकता है, कॉग्निटिव माइंड डेवलपमेंट में, मतलब आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम बच्चे को फेस करनी पड़ती है जब बच्चे के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी होती है। उसके बाद जो है कुछ जो प्रीजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन बना लिए गए हैं, लर्नर जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए जो माइंड में प्री थॉट्स बने हुए हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन वाले थॉट बने हुए हैं, तो वो हमें जो है हटाने पड़ेंगे। और जो है हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हमारा एक टास्क हो सकता है, क्या पेरेंट्स का रोल हो सकता है ताकि इन बच्चों को रिकॉग्नाइज किया जा सके और इनकी हेल्प की जा सके। तो रोल ऑफ पेरेंट्स एंड रोल ऑफ टीचर्स क्या रहेगा, तो पहला तो है बच्चे विद डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, CWD है, उनको हमें पहचानना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि वो बच्चा जो है वो भी दूसरों के साथ डेवलप कर सके। उसके बाद हम जो बच्चा है जो डिसेबल है उसके लिए प्रॉपर जो है सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो ईजिली कोऑपरेट कर सके और ईजिली एडजस्ट कर पाए। साथ ही में डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को हमें एक्सेप्ट करने की भावना लानी पड़ेगी। एज अ टीचर हम ऐसे नहीं कर सकते भाई इसको तो समझ नहीं आता मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, ऐसा नहीं करना है, हमें उस बच्चे को एक्सेप्ट करना है और उसको भी जो है दूसरे बच्चों के बराबर लाना है। देन जो है कोऑपरेटिव बिहेवियर हमें करना है, एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करना है। उसके बाद जो बच्चा है उस पर ट्रस्ट करना है, हमें ऐसी भावना दिखा रही ये तो नहीं कर पाएगा, हमें खुद ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको सिखा पाएंगे, तभी वो बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर हमें ट्रस्ट ही नहीं है तो हम पहले ही मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चा डेवलप हो भी नहीं पाएगा। तो हमें ये सब चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें पर फोकस करना है और ये जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं इनको हटाना पड़ेगा। ये एज अ टीचर हमारा रोल होना चाहिए, हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को और डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए। अब एज अ पेरेंट्स क्या रोल होना चाहिए, एज अ नेबरहुड, एज अ कम्युनिटी क्या रोल होना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ऐसे बच्चों को देख के हमें जो है सिंपैथी वगैरह मतलब नहीं करना है कि वो बेटा ये वो, ऐसे नहीं करना है, हमें उस बच्चे को नॉर्मली ट्रीट करना है और उसको ऐसा दिखाना है कि आप भी वो सब चीज़ें कर सकते हो जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है। इससे क्या होगा, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो खुद कोशिश करेगा कि वो आगे डेवलप हो पाए। इसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें उस बच्चे के साथ एक अच्छा बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे उस बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। उस बच्चे के हिसाब से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी पड़ेगी जिससे वो बच्चा उनको एक्सेस कर पाए, उनका यूज कर पाए और उनका यूज करके वो भी अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके और अपने आप को इंफीरियर ना माने। ठीक है ना, प्रॉपर फैसिलिटीज हो गई, वही एनजीओज वगैरह हो जाएंगे बच्चे की, और बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम है तो अर्ली जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम उसकी प्रॉब्लम को भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम बच्चे को पहचान ही नहीं पा रहे कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और हम उस पर फोर्स किए जा रहे हैं चीज़ों को, तो वो ना सीख पा रहा है ना हम सिखा पा रहे हैं, तो इससे बच्चे को ही प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे के साथ एक एम्पैथी का एटीट्यूड, मतलब एक प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर के साथ करना चाहिए और एक प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग हमें करनी है। बच्चे के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और एक कम्युनिकेशन करनी है, इंट्रैक्शन करनी है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, पार्टिसिपेशन रखना है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो इन सब से हम जो है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ नेबर, एज अ कम्युनिटी हम हेल्प कर सकते हैं एक चिल्ड्रन को जो कि स्पेशल नीड का चिल्ड्रन है उसको आगे बढ़ने में और अपने आप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट इसका हमारा डिसेबिलिटी। इसी यूनिट में एक टॉपिक है क्रिएटिविटी का, हम वो पढ़ लेते हैं। अब क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी बेसिकली होता है न्यू आइडियाज़ को लाकर उसको चीज़ों में डेवलप करना, मीन्स नोवेलिटी आना, न्यू आइडियाज़ का यूज़ करना। अब न्यू आइडियाज़ कैसे हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। माइंड में जब आइडिया आएगा तभी हम उसको यूज़ करते हैं। तो न्यू आइडियाज़ का, न्यू कॉन्सेप्ट का, न्यू नॉलेज का डेवलप होना और उस चीज़ को समझ के कुछ आगे बढ़ना, मीन्स डेवलप करना स्किल्स को, दैट इज क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी की एक डेफिनेशन है, क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड टू क्रिएट न्यू पैटर्न्स, न्यू कंटेंट बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशन एंड थ्योरी जनरेटिंग न्यू कोरिलेट्स। मतलब पुरानी चीज़ों से कोरिलेट करते हुए न्यू चीज़ों के पैटर्न्स को डेवलप करना, न्यू कंटेंट को बनाना और उसको अपने माइंड से डेवलप करना, दैट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। उसके बाद जो है क्रिएटिविटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले तो जो क्रिएटिविटी होती है वो ओरिजिनल होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई उसने ये कर दिया मैंने भी सेम कर दिया, तो ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये तो कॉपिंग हो गई, हमने उस चीज़ को कॉपी कर लिया। क्रिएटिविटी होती है कुछ अपने दिमाग से कुछ न्यू इनोवेट करना, कुछ न्यू चीज़ों का यूज़ करना। तो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद नोवेलिटी होनी चाहिए। नोवेलिटी मतलब नए नए आइडिया, नॉवल मतलब नया, नई नई चीज़ों का हमें यूज़ करना है, नोवेलिटी का यूज़ करना है। उसके बाद जो है जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, जो आइडिया आप डेवलप कर रहे हो वो एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में होना चाहिए, मतलब वो औरों को भी दिखे कि हाँ
वो कुछ वर्थ है, कुछ उसका फायदा है, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, सोशली एक्सेप्टेबल होता है। अगर क्रिएटिविटी है तो जेन्युइनली, अगर क्रिएटिविटी है, ओरिजिनल है, नोवेल है, तो वो सोशली एक्सेप्ट भी होगी, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और साथ ही में न्यू कंपोनेंट से लेकर ओल्ड कंपोनेंट्स को लेकर न्यू पैटर्न्स बनाना, न्यू चीज़ों को डेवलप करना और उसमें कुछ नई चीज़ें लाना। और ये सब शुरू कैसे होता है? क्यूरियोसिटी से। आपके माइंड में क्यूरियोसिटी आएगी, आप उसको डेवलप करते जाएंगे, डेवलप करते जाएंगे, डेवलप समझेंगे और उसके बाद एक नई चीज़ को इनोवेट कर देंगे। तो दैट इज़ क्रिएटिविटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद आ जाता है कुछ क्रिएटिव चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। क्रिएटिव चिल्ड्रन को आप क्या समझोगे? एक तो क्यूरियस होगा, किसी भी चीज़ में आसानी से विश्वास नहीं करेगा, उस चीज़ की तह तक जाने की कोशिश करेगा, मतलब कि उस चीज़ के रीजंस को जानने की कोशिश करेगा कि ये हुआ तो क्यों हुआ। उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आ गई। सबसे मेन चीज़ होती है, क्रिएटिव बच्चा हमेशा क्यूरियस होता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, देखता है कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है और उसको ऑब्जर्व करते करते उस चीज़ की आगे जाने की कोशिश करता है, ये हुआ कैसे, अच्छा ये वो, तो वो सारी चीज़ों को माइंड में लाता है, क्रिएट करता है। उसके बाद ही तो उसके अंदर मन में, माइंड में एक नया थॉट होगा, अच्छा मैं अगर इसको ऐसे करके देख लूँ तो शायद सही हो जाए, तो ऐसे करके देख लूँ। जैसे उसके माइंड में आएगा वो ट्राई करेगा, तभी तो वो क्रिएट करेगा। इसी तरह से ये चलता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अच्छा पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली सोच लेता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता कि भाई तू बताएगा तो मैं करूंगा या इस चीज़ पे ये, वो खुद से माइंड में इंडिपेंडेंट होता है, चीज़ों को सोचता है, रिलेट करता है और डेवलप करता है न्यू आइडियाज़ को, न्यू थिंकिंग को। उसके बाद उसकी जो एनर्जी होती है टास्क में वो बहुत अच्छी होती है, बेस्ट होती है, ताकि वो एक्टिवनेस के साथ काम को करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व तो हमेशा करता ही रहता है, हमेशा हर चीज़ को जानने का इच्छुक रहता है, क्यूरियोसिटी भरी रहती है उसके अंदर। उसके बाद आता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और है। क्रिएटिविटी यूनिवर्सल होती है, मतलब इनेट भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, मतलब आपके अंदर से भी आ सकती है और या आपने देखा है, दूसरों को समझ रहे हो, उसकी वजह से आपके अंदर क्यूरियोसिटी आना शुरू हुई, क्रिएटिविटी डेवलप हो गई। क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं होता है, वो एंडलेस होती है, चलती रहती है। आप न्यू न्यू चीज़ों को सीखते रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे, नोवेलिटी आपके अंदर आती रहेगी। और क्रिएटिविटी हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमने पहले यूनिट में पढ़ी थी। तो जो डाइवर्जेंट होता है, मतलब वो एक आइडिया को ना सोच के, कन्वर्जन ना होके अलग अलग चीज़ों को सोचता है। कैसे? मतलब एक बच्चा है, अगर वो एक चीज़ के मतलब मान लो एक कोई प्रॉब्लम है उसके सामने, तो वो डिफरेंट सॉल्यूशन के पास अगर वो जा रहा है, इट मीन्स वो बच्चा क्रिएटिव है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को फॉलो कर रहा है और हर एक पैटर्न पे जहाँ वो जा रहा है उन सब का जो रिलेशन है उस प्रॉब्लम से और सबसे उसका सोल्यूशन आ पाएगा। मतलब उसकी थिंकिंग इलाबोरेट है, उसने ऑब्जर्व किया है और नई नई टेक्निक का यूज वो कर रहा है। तो दैट इज ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसका पॉइंट बन जाता है। और इंटेलिजेंस से हम इसको अलग कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद मतलब इंटेलिजेंस से भी का यूज़ होता है। इंटेलिजेंट होगा जब भी तो वो नई चीज़ों को सोच पाएगा, और अगर उसने कुछ सोचा है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी कुछ चाहिए। दिमाग में मतलब दिमाग का, थिंकिंग का यूज़ बहुत ज़रूरी है, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है कुछ स्टेप्स, क्रिएटिव थिंकिंग के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है प्रिपरेशन। माइंड में कुछ प्रिपेयर होगा, उसके डाटा सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करोगे। अब आपने जब डाटा कलेक्ट किया या प्रिपेयर कर लिया, चीज़ों को प्रिपेयर करना मीन्स प्रिपरेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब होता है, मान लो जो भी तुमने आइडिया कलेक्ट किया, जो भी तुमने सोचा, अगर वो आइडिया आपके जो सॉल्यूशन पे पहुंचने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएटिव थिंकिंग को नहीं डेवलप होने दे रहा है, तो या तो आप उस आइडिया को ड्रॉप कर दोगे या उस आइडिया में कुछ चेंजेस लाओगे। तो यही होता है इंक्यूबेशन। मतलब कि आप वो आइडियाज को क्या करेंगे, जो आइडियाज इंटरफेयर कर रहे हैं आपकी थिंकिंग में बाधा डाल रहे हैं, उनको हटा देना इंक्यूबेशन होता है, या उनको चेंज कर देना इंक्यूबेशन। उसके बाद इल्यूमिनेशन होता है। आपके जैसे आप इस चीज़ों को कर रहे हैं, एकदम से माइंड में आइडिया आ जाएगा, तो इल्यूमिनेशन हो गया। एकदम से माइंड में आइडिया आएगा, माइंड में एकदम से आइडिया का आना, सॉल्यूशन से सडनली आना, वो हो जाता है इल्यूमिनेशन। फिर आता है इवैल्यूएशन। आप उसको चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन कितना सेट बैठ रहा है, क्या ये ठीक है। ये सब करने के बाद रिवीजन। फिर आप अगर उसमें कुछ गलत होंगे उसको चेंज करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप क्रिएटिव थिंकिंग के स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कुछ इसमें बताया हुआ है पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चिल्ड्रन, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी और उसके बिहेवियर कैसी होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ही आ गई जो हमने पढ़ी, वही ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, नोवेलिटी होनी चाहिए, ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, इलाबोरेट करने की कोशिश करेगा, हमेशा इन्वेस्टिगेट करेगा, क्यूरियस रहेगा हमेशा। ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज़ करेगा, डाइवर्जेंस करेगा, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन होगी उसके माइंड में, और साथ में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वो करेगा ओल्ड से
न्यू को रिलेट करेगा, जब भी वो कोई चीज़ करेगा तो उसमें ईगो सेटिस्फेक्शन मतलब प्राइड की फीलिंग लाएगा, मतलब कि हाँ मुझे ये करना है, ये कर सकता हूँ और हो जाएगा, तो इस तरह से वो कर पाएगा। मोटिवेशन होगी उसके अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर होगी और चीज़ों को एक्सप्रेस करने में ईज होगा, मतलब वो बर्डन लेकर नहीं करेगा, प्लेजर के साथ प्लीजेंट वे में उसको करेगा और साथ में उसके अंदर वो चीज़ों को करने की कैपेसिटी ज़रूर होगी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक क्रिएटिव बच्चे में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर होती है हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट। अब जो है मैंने पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट करा दी है। अगर आपने यूनिट 1, 2, 3, 4 नहीं देखी है या फिर अभी आपको देखनी है और पढ़ना है तो प्लेलिस्ट पे जाकर उन 5 यूनिट को, मतलब ये 5th हो गई, 4 यूनिट डली हुई है, जाकर आप वहाँ से देख लो और पढ़ लो। और एक बार अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो क्लियर होने के बाद एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही में दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, अब उनके ये पहुँचेगी वीडियो, वो पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे और जो है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी गई है तो इसको ज़रूर 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 से लाइक कर देना और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और एक काम और करना है, इसके बाद आपको कमेंट में मुझे ये बताना या कम्युनिटी पोस्ट पे जाके बताना है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में कौन सा लेकर आऊँ, क्योंकि ये 5 तो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आप मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी वीडियोज़ चाहते हैं वो मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।